तो हाँ जी बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी सी इंटर लॉ की मॉक टेस्ट पेपर सीरीज नंबर 2 जो आईसीए ने रिलीज करी है सितंबर 2025 के लिए। आई नो आपके पास समय बहुत कम होगा, तो फटाफट से एक क्विक एनालिसिस करेंगे एमटीपी का। ये वाली एमटीपी में कहूंगा बहुत आसान है। आपकी एमटीपी सीरीज 1 का हमने जो एनालिसिस किया था उसके मुकाबले में कहूंगा बहुत ज्यादा इजी एमटीपी है। इसमें कोई भी ऐसा एरिया सवाल है ही नहीं जो हमने कभी डिस्कस ना किया हो। तो फटाफट से कोशिश करते हैं 10-15 मिनट में ही आपकी पूरी एमटीपी का एक ओवरव्यू आपको मिल जाए, जिससे आप कॉन्फिडेंट रहे कि सारी एरियाज आपको आते हैं। बेटा सबसे पहले यहां पर अगर एमसीक्यूज की बात करेंगे, पहला जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू यहां पर आ रहा है ये मिक्स है ई वोटिंग और सीएसआर का। पहला सवाल ये कह रहा है अगर किसी कंपनी की जनरल मीटिंग 14 अगस्त को आने वाली है तो उसे अपनी रिमोट ई वोटिंग कब तक क्लोज करनी होगी। अब बेटा क्लोज करनी होती है 13 अगस्त तक। तो 13 अगस्त तो 4 ही ऑप्शन में आ रहा है और 13 अगस्त को हम बंद करते हैं एक दिन पहले, यानी 13 अगस्त को शाम के 5 बजे तक। तो यहां पर आया 4 पीएम, यहां पर आया 5 पीएम, यहां पर आया 3 पीएम, यहां पर आया 1 एएम। तो हमें स्टार्ट डेट देखनी नहीं पड़ी। टेक्निकली हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ई वोटिंग आपकी कम से कम 3 दिन ओपन रहती है, तो 11 तारीख को अगर आप स्टार्ट करेंगे 11, 12, 13 3 दिन के लिए ओपन रहेगी। अगला सवाल कह रहे हैं भाई कि आज एक कंपनी को नेट प्रॉफिट हुए थे इतने रुपए के और आज उसे सीएसआर का खर्चा करना है। तो अगर आप केस स्टडी पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कंपनी को कुछ डिविडेंड रिसीव हुआ है एक दूसरी ऐसी कंपनी से जो ऑलरेडी सीएसआर में कवर्ड है। तो उससे जो भी डिविडेंड का पैसा आपको रिसीव होगा क्या इसके नेट प्रॉफिट में काउंट होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला सवाल कह रहा है कि एज पर केस सिनेरियो आज इस कंपनी ने ई वोटिंग कराने के लिए मिस स्वाति जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है उन्हें एक स्क्रूटनाइजर की तरह अपॉइंट किया है। तो जब स्क्रूटनाइजर ई वोटिंग के अंदर मीटिंग में वोटिंग कराता है तो बड़ा मीटिंग में जब वोट्स काउंट किए जाते हैं वो कुछ विटनेसेस की प्रेजेंस में किए जाते हैं। विटनेस कितने रिक्वायर्ड होते हैं? कम से कम 2। ये बात हमने क्लास में डिस्कस करी थी। तो पहले ऑप्शन में आ गया 2 विटनेस, अगले में आ गया जी 1 विटनेस, फिर आया 4 विटनेस, फिर आया 3 विटनेस। दैट इज व्हाई आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। पर बहुत ही माइन्यूट से पॉइंट पर आईसीए का एमसीक्यू है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की अगर बात करें, अगला सवाल फिर से सीएसआर का है। वो कह रहे जी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब क्या है जो 2 साल में, 5 साल में, 4 साल में या 3 साल में खत्म होगा? 3 साल में खत्म होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला सवाल आपका है फिर से ई वोटिंग का। ये भी बहुत माइन्यूट पॉइंट पर डिस्कस किया गया है। ये कह रहे जी आज ई वोटिंग का हमें नोटिस भेजना। अच्छा, ये वाला पॉइंट इजी है, सॉरी। तो ई वोटिंग का जब हम नोटिस भेजते हैं वो कितने दिन का होगा? 14 डेज का, 21 डेज का, 10 डेज का? तो 21 डेज। जैसे एक नॉर्मल मीटिंग का नोटिस 21 डेज का जाता है, तो ई वोटिंग के केस में भी आपकी जो मीटिंग आने वाली है 21 डेज का नोटिस आप प्रोवाइड करेंगे। ये जो लास्ट सवाल है ये बहुत से माइन्यूट से पॉइंट पर बेस्ड है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये कह रहे जी स्वाति यहां पर जो इंडिपेंडेंट सीए थी वो स्क्रूटनाइजर बनी थी रिमोट ई वोटिंग के प्रोसेस के लिए। तो जो रिमोट ई वोटिंग का प्रोसेस होता है वो एक पोर्टल के द्वारा होता है। तो अगर स्वाति को वो पोर्टल को समझने के लिए कोई भी असिस्टेंस चाहिए, क्या वो असिस्टेंस ले सकते हैं? बिल्कुल। पर असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा? बेटा कोई ऐसा इंसान। पहला ऑप्शन तो कह रहे जी असिस्टेंस आपको मिलेगी नहीं, ये तो गलत है। या असिस्टेंस आपको एक ऐसे इंसान से मिलेगी जो कंपनी की इंप्लॉयमेंट में है या कंपनी की इंप्लॉयमेंट में नहीं है। ऑब्वियसली बेटा जो कंपनी की इंप्लॉयमेंट में नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी का ही इंप्लॉय ई वोटिंग के पोर्टल को संभालेगा फिर तो मैनिपुलेशन हो जाएगा। तो एक ऐसे इंसान से ही ई वोटिंग का पोर्टल आपको संभलवाना पड़ेगा जो यहां पर नहीं है। क्लास में हमने डिस्कस किया था जनरली एक एजेंसी को यहां पर हायर किया जाता है, तो इंडिपेंडेंट एजेंसी का जो इंप्लॉय है वो आपकी असिस्टेंस में हेल्प करेगा और वो आपको असिस्ट करेगा कि ई वोटिंग का प्रोसेस कैसे काम कर रहा है। एलएलपी का जो एक केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू है, डिक्टो आपकी एमसीक्यू बुकलेट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं। यहां पर एक स्कीम बनी थी जहां पर एक एलएलपी जाकर दूसरी एलएलपी में मर्ज हो रही है, तो ऐसी स्कीम को हम क्या कहेंगे? रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन ऑफ एलएलपी। और एनसीएलटी के पास क्या पावर है किसी भी एलएलपी के कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में कि वो उसको सुपरवाइज, मॉडिफाई या अपनी डायरेक्शंस भी प्रोवाइड कर सकता है। और अगर कभी भी आपने इसकी बातों को ब्रेक किया तो ऐसे केस में स्कीम की बातें ना कंप्लाई करने के लिए 10,000 रुपए का फाइन और एडिशनल पेनल्टी आप पर लगाई जा सकती है। लास्ट सवाल इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे जी जब हम किसी भी कंपनी या एलएलपी को दूसरी एलएलपी में मर्ज करते हैं तो पहले वाली एलएलपी का कोई अलग से वाइंडिंग अप का प्रोसेस क्यों नहीं है? बिकॉज बेटा वो सीधे डिसॉल्व हो जाती है विदाउट वाइंडिंग अप। तो यहां पर डिसोल्यूशन होता है विदाउट वाइंडिंग अप के, इसलिए अलग से जो मर्जिंग आपकी एलएलपी है या ट्रांसफरर एलएलपी है उसके वाइंडिंग अप का कोई भी प्रोसेस आपका नहीं आता। तीसरा जो सवाल यहां पर आ रहा है वो आ रहा है आपका जीसीए का, या सॉरी फेमा का। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं जी मिस्टर मृणाल कौर थी, इंडिया के बाहर रहती थी पर आज अपने ईबीयू के पर्पस के लिए दिल्ली वापसी आ गई हैं, तो जिस मोमेंट वापसी आएंगी उसी मोमेंट को क्या बन जाएंगी? पीआरआई। अगला कह रहे जी एक कंपनी ने कुछ गुड सप्लाई किए हैं और गुड सप्लाई करने के लिए अपने फॉरेन सप्लायर से कुछ एडवांस पेमेंट रिसीव करी है, तो ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आपकी मानी जाएगी और फ्रीली परमिटेड है। अगला कह रहे जी एक इंसान को आज कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए 1.2 मिलियन डॉलर चाहिए, तो यहां पर आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो बड़ा यहां आपका आरबीआई का अप्रूवल रिक्वायर्ड है, बिकॉज ये जो कंसल्टेंसी आप ले रहे हो ये लिमिट से ज्यादा हो रही है, तो आरबीआई का अप्रूवल यहां पर लगेगा। अगला सवाल बेटा जीसीए का इतनी बार आ चुका है कि अगर आप सेम नेचर का ऑफेंस करते हो जो 2 कानूनों में पनिशेबल है तो क्या 2 बार पनिशमेंट लगेगी? बिल्कुल भी नहीं। अगला सवाल कह रहे हैं जी आज अगर किसी लॉ में स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड था कि आप नोटिस भेजेंगे रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू और आपने नॉर्मल रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेज दिया, क्या वो वैलिड माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। एंड यहां के सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इतने ज्यादा आसान है। पहला क्वेश्चन कह रहे जी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना है, मेंबर्स काउंट कर बताइए। तो बेटा डायरेक्टर काउंट होगा, एम्प्लॉय काउंट नहीं होगा, एक्स एम्प्लॉय काउंट नहीं होगा, जॉइंट होल्डर काउंट तो होंगे पर एस6 और 118 अलग मेंबर्स हैं, तो इनको अगर आप इन एग्रीगेट कर देंगे 164 मेंबर्स इस प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में आ रहे हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए मेंबर रिड्यूस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
अगला सवाल कह रहे हैं, एक कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना है और उन्हें पता चला कि जी एक ऑडिटर की वाइफ है, वो कंपनी में मात्र 1 लाख रुपए तक की फेस वैल्यू के शेयर होल्ड करते हैं। बेटा इनको आप अपॉइंट कर सकते हो। पर अगले केस में ऑडिटर के रिलेटिव ने 1.5 लाख रुपए की गारंटी दी है। ध्यान रखना, लोन के केस में तो 5 लाख अलाउड होता है, पर गारंटी या सिक्योरिटी सिर्फ 1 लाख की अलाउड है, क्योंकि यहां पर 1.5 लाख की है, तो यहां पर आप ऑडिटर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड है अंडर सेक्शन 141। अगला सवाल आपका आ रहा है कि आज एक स्पेशलाइज्ड हार्ट सर्जरी कराने के लिए हमें इंडिया के बाहर जाना था, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम अमाउंट कितना मिल जाएगा? तो बेटा एलआरएस के तहत $2.5 लाख तो आपको बिना आरबीआई के अप्रूवल के बैंकर दे देगा। पर क्योंकि ये हार्ट सर्जरी का मेडिकल ट्रीटमेंट का केस है, अगर बाहर की किसी हॉस्पिटल का आपके पास एक रीजनेबल एस्टिमेट है, तो उतना पैसा भी बिना आरबीआई के अप्रूवल के आपको मिल जाता है। अगला सवाल और आसान, किसी एक कंपनी की एजीएम हुई पर चेयरमैन एजीएम होने के बाद चले गए, तो अब मिनट्स को कौन साइन करेगा? तो अगर चेयरमैन अवेलेबल नहीं है, एनी डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड कैन साइन द मीटिंग। अगला सवाल कह रहे हैं जी, कंपनीज एक्ट में सिक्योरिटीज प्रीमियम के क्या यूजेस हैं? बेटा सेक्शन 52 दे भाई प्रीमियम डीबीपी, वो पांचों यूजेस आप यहां पर मेंशन करेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब जीसीए में क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। शेल प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31 एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32 क्या होता है? ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आया। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जी आज एक कंपनी है मंत्रा बुक्स एंड मीडिया लिमिटेड, जिसकी पेड अप कैपिटल आपको दी गई है, उसने एक बैंक से टर्म लोन लिया है। आपको बता रहे क्या ये डिपॉजिट होगा? बिल्कुल भी नहीं। बैंक से रेज किया गया पैसा कभी भी डिपॉजिट होता ही नहीं। और डीआरआर डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व का इस्तेमाल कंपनी ने यहां पर लोन रीपे करने के लिए कर दिया। बेटा ये गलत है, बिकॉज आप डीआरआर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट्स की रीपेमेंट के लिए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंपनी डिविडेंड तो डिक्लेयर करना चाहती है, पर कोई भी पैसा रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना चाह रही। मत करो बेटा, आज के दिन में रिजर्व बनाना आपके डिस्क्रिप्शन पर है। अगला कह रहा है, आज एक एलएलपी इंकॉर्पोरेट हुई है एक नाम से, और उसी नाम से एक फर्म ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी, तो क्या फर्म यहां पर केस फाइल कर पाएगी? द आंसर इज नो। ये पॉइंट हमने क्लास में डिस्कस किया था कि अगर एलएलपी का नाम किसी दूसरी एलएलपी या कंपनी या ट्रेडमार्क के नाम से मिलता जुलता है, तब जाकर केस हो सकता है। एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म को ये वाला बेनिफिट नहीं मिलता। डिक्शनरी डेफिनेशंस का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं इंटरप्रिटेशन में, लिख देंगे। बहुत बार सवाल डिस्कस हुआ। आज एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश किए, पर मेंबर ने कुछ कमी बताई, अडॉप्ट करने से मना कर दिया। फाइनली एडजर्न एजीएम में मेंबर से खाते अडॉप्ट करके सिर्फ इनकी कॉपी फाइल करिए, तो गड़बड़ी करी, बिकॉज जो आपके खाते अडॉप्ट नहीं हुए थे उनकी कॉपी भी आपको फाइल करनी चाहिए थी। आरओसी उसे प्रोविजनल कंसीडर करता, एंड देन फाइनल वाले भी आपको फाइल करने पड़ेंगे। सेक्शन 136 ऑफ द कंपनीज एक्ट का ये सवाल आया। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं जी, आज यहां पर एक एग्रीमेंट किया गया है कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए, और जिस इंसान ने प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे रजिस्ट्री वाले दिन, उसे पता चला जी कंपनी की इस प्रॉपर्टी पर तो एक चार्ज आरओसी के पास रजिस्टर्ड है, और कंपनी ने कहा जी आपको तो इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो क्या ये जानकारी होनी चाहिए थी? बिल्कुल, बिकॉज सेक्शन 80 में हमने जाना था कि किसी भी इंसान को एक चार्ज की जानकारी होगी उस दिन से जिस दिन से चार्ज रजिस्टर्ड है, तो आपको एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस इस चीज का होता है, ये माना जाता है। फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में क्या डिफरेंस है एज पर जीसीए? बेटा बता देना। अगला सवाल कह रहे हैं, एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस झारखंड के बैकवर्ड एरिया में है, तो वो आज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं और रखना चाहते हैं, क्या रख पाएंगे? बिल्कुल, बस आरओसी को 7 दिन में आप इंटीमेट करते हो, फॉर्म एओसी 5 में सेक्शन नंबर 128 आपका यहां पर आ जाता है। अगला सवाल कह रहे हैं जी, आज एक कंपनी है ट्राइडेंट लिमिटेड, जिसमें एक दूसरी कंपनी सोलारिस 57% होल्ड करती है, तो बड़ा सोलारिस इसकी होल्डिंग है। पर आज एक पर्सन ने एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट के अंदर इस सोलारिस के 7% शेयर दान कर दिए एंड 92 करोड़ दान किए, और सब्सिडरी को इस ट्रस्ट का ट्रस्टी बना दिया। तो क्या सब्सिडरी एज अ ट्रस्टी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्ड कर पाएगी? बिल्कुल, सेक्शन 19 में अलाउड है, और इस पर तो आपको वोटिंग राइट भी मिल जाता है। अगला सवाल, बेटा अगर फॉरेन में आपको जाना है तो क्या हायर एजुकेशन के लिए $2 लाख का लोन आपको मिल जाएगा? बिल्कुल, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, एलआरएस की लिमिट में बिल्कुल अलाउड है। लाइकवाइज अगर $25,000 का गिफ्ट आपको रेमिट करना है, ये भी एलआरएस की $2.5 लाख की लिमिट में अलाउड है, तो ये भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आप यहां पर कर पाएंगे। तो इससे ज्यादा आसान मॉक टेस्ट पेपर में कह सकता हूं नहीं हो सकता। अगर पेपर ऐसा आ जाए तो बड़ा बल्ले बल्ले है, तो बहुत ही ज्यादा इजी एमटीपी आपकी थी। विद दिस आई विल रेस्ट टुडेस वीडियो एंड विशिंग यू गाइस ऑल द सक्सेस।